नमस्कार दोस्तों, वेरी वॉर्म वेलकम एट द सीयूटी पीजीजेएनयू प्लेटफॉर्म। ठीक है, आपका बहुत बहुत स्वागत है सीयूटी पीजीजेएनयू प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम जैसे कि मैंने पिछले वो डिजास्टर स्टडीज वाला वीडियो पे छोड़ा था, वहाँ पर एंड किया था क्वेश्चन नंबर 72 पर, जहाँ पर हमने बात की थी जो कोस्टल इरोजन को रोकने के लिए, जो उसको प्रिजर्व करने के लिए कौन कौन से मेथड्स यूज किए जाते हैं। ये 3 मेथड से ग्रेवनीज था, ब्रेक वाटर्स था और रेवेंटमेंट्स था, जिसमें ये वुडन मटेरियल्स का यूज करते हैं ताकि वो रेजिस्ट कर सके इरोजन को। ये ब्रेक वाटर्स में जो बड़े बड़े बोल्डर्स से बने हुए ये अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स यहाँ पर रख देते हैं ताकि वो कोस्ट को इरोड ना करे। और जबकि ग्रीनहाउस में ऐसे लंबी लंबी जो वुडन स्टिक्स होती है, लकड़ियाँ, ये अंदर गाड़ देते हैं ताकि वो रेत को अंदर तक ना ले जाए अपन। ठीक है, ये थे। अब आगे स्टार्ट करें तो हम क्वेश्चन नंबर 73 से, अरेंज द स्टेप बाय स्टेप प्रिवेंटिव सेफ्टी मेजर्स ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। आपको बताना है स्टेप बाय स्टेप प्रिवेंटिव सेफ्टी मेजर्स क्या क्या है एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक। तो इसमें आपको सीरीज बतानी, क्या टाइमिंग है, क्या क्या करना होता है एक टाइम पर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखिए, आपको जब भी अर्थक्वेक आए तो एक तो इनसाइड रहना है अपने घर के अंदर, कहीं पर भी हो। फिर रुकिए, थोड़ा स्क्रीन का इश्यू है। ओके, ठीक है, स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको स्टे इनसाइड रहना है अपने जो भी होम है, हाउस, वहाँ पर। फिर आपको ड्रॉप अंडर फर्नीचर सच एज टेबल और बेड और एंटी सॉलिड फर्नीचर, कोई भी टेबल फर्नीचर जो सॉलिड सरफेस है उसके नीचे चले जाना है। उसके बाद आपको कवर योर हेड टू प्रिवेंट बीइंग हिट बाय एनी फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अर्थक्वेक। पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर होता है बिल्डिंग का, वो हिलने लगता है। तो उससे क्या होता है, जो भी आपके आसपास जो भी हेवी चीज़ होती है, जो भी स्टफ, आइटम आइटम जो भी गिर सकता हो आपके सर पर, तो उससे अपने सर को बचाइए। फिर होल्ड ऑन टू द ऑब्जेक्ट दैट यू आर अंडर सो दैट यू रिमेन कवर्ड। ठीक है, बाद में ऐसे किसी ऑब्जेक्ट को होल्ड कर लीजिए, उसको पकड़ लीजिए ताकि वो स्टेबल रह सके और आपको भी किसी नुकसान ना हो किसी भी चीज़ का। और उसके नीचे की साइड होल्ड कीजिए ताकि ये जो टेबल की अपर सरफेस है, कोई भी चीज़ आके गिरेगी तो इसके ऊपर गिरेगी, आपके ऊपर नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, ड्रॉप inside the furniture and then cover your head, then hold the furniture, yeah, anything hard object। ठीक है, जो आपको प्रिवेंट कर सके, ये आपको करना है एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक। तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। पहले हो गया बी, फिर सी, फिर ए एंड डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 क्या पूछा आपको, अरेंज करना है आपको ईयर की पोजीशन बेस्ड ऑन देयर पोजीशन ऑफ पावर एट एग्जीक्यूटिंग डिजास्टर मैनेजमेंट एक्टिविटीज इन इंडिया। कौन सी पावर्स हैं वो एग्जीक्यूट करती है डिजास्टर मैनेजमेंट की एक्टिविटीज को इंडिया में। तो इसमें सबसे पहले तो कौन होता है, सबसे ऊपर आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, आपको पता ही है। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आता है। उसके बाद आता है, इसके अंडर था आपके नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था। इसके बाद नेशनल के बाद में आता है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और इसके बाद में आता है आपके डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, और इसमें हमने जो इस पेपर का पहला क्वेश्चन था एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ये भी इसी में पढ़ा था कि एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट जो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या गाइडलाइंस होती है वो एसओपी के अंडर आती है, और उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आपको सारा का सारा जो डिजास्टर है उसको मैनेज करना है। तो इसमें क्या हुआ, सबसे पहले आएगा सी, फिर आएगा आपके ए,
फिर आएगा बी, देन डी। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। देखिए आप, ये डायग्राम दे रखा है, स्टेट लेवल डिजास्टर मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपके सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ये रही मिनिस्ट्री, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। बाद में ये कंट्रोल लेता है स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट के बाद में स्टेट गवर्नमेंट एसोसिएटेड होती है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से, और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएम में के बाद में आता है आपका एसडीएम में, उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये हो गया। अब स्टेट गवर्नमेंट के अंदर 3 और ऑर्गन्स है। कौन कौन से? एक स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स एसडीआरएफ, याद रखना आप पूछ सकते हैं कि एसडीआरएफ का कंट्रोल किसके हाथों में होता है, स्टेट गवर्नमेंट के हाथों में होता है, स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी और एसडीएम। फिर बाद में ये रिलीफ कमिश्नर और नोडल डिपार्टमेंट होता है, वो सेक के अंडर आ जाता है। फिर है आपके स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर और स्टेट डिपार्टमेंटल या लाइन एजेंसीज और एजेंसीज विद डिजास्टर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज से जुड़ी हुई जो सारी एजेंसी होती है, वो आती है आपके स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंडर। ठीक है, तो याद रखना आप हायरार्किकल पोजीशन है, क्योंकि ये लीगल पोर्शन है आपका, किसका? डिजास्टर मैनेजमेंट का। तो इसे क्वेश्चन पूछने का चांस है, बहुत चांस है। आपका जो यूनिट 1 है उसमें ये सारे टॉपिक्स दे रखे हैं। ठीक है, मैं आपको वैसे ही पढ़ा रहा हूँ जैसे आपके सिलेबस में दे रखा है, सारा जैसे टॉपिक है, तो ये आपका लीगल फ्रेमवर्क है जो भी, तो उससे रिलेटेड जो भी कुछ बन सकता है वो इस फ्लो चार्ट से बन जाएगा। आपका जो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इससे आपका धीरे धीरे सिलेबस कवरेज भी अच्छे से हो पाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को बढ़ाइए, जिससे ताकि मैं टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर सकूं। इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे, टेस्ट सीरीज के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। 75 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अरेंज द प्रिवेंटिव मेजर ऑन द प्रायोरिटी ड्यूरिंग फ्लड। अब पहले पूछा था आपको अर्थक्वेक के बारे में, अब आपको पूछा है फ्लड के बारे में। फ्लड के टाइम आपकी क्या प्रायोरिटीज होनी चाहिए? तो ये आपका होता है कि सबसे पहले तो जो भी रेडियो और टीवी जो आप सुन रहे हो, गेट करेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड ओबे ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। आपको पता चलना चाहिए हाथों हाथ के भाई कहीं किसी रीजन में फ्लड की इमरजेंसी अनाउंस हुई है, तो उसी टाइम आपको ये पता होना चाहिए, और जो भी गवर्नमेंट का ऑर्डर है उसका पालन करना चाहिए आपको, तरीके से उसका ओबे करना चाहिए। फिर क्या होता है? टर्न ऑफ यूटिलिटीज और स्विच। जो भी आपके घर में लाइट या करंट, इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड जो भी स्विच हैं वो सारे बंद कर दीजिए, क्योंकि जब वाटर का इनफ्लो होगा आपके जो होम हाउस जो भी होता है, तो उसके अंदर आपके करंट आने के चांस भी बढ़ते हैं। तो इसलिए इसको मेन प्रायोरिटी पर रखा जाता है कि सारे के सारे स्विच ऑफ कर दीजिएगा। फिर बाद में होता है सिक्योर योर होम विद मूव एसेंशियल्स टू अपर फ्लोर एंड शिफ्ट टू ए सेफर प्लेस। अगर आपका घर काफ़ी नीचे की बाउंड्री पे प्रेजेंट है या फिर ग्राउंड फ्लोर पर है, तो आप अपने सारे फैमिली मेम्बर्स को लेकर टॉप फ्लोर पर जाइए या छत पर, रूफ पर जाना ज़्यादा सेफ होता है, क्योंकि नीचे अगर पानी बढ़ने की ज़्यादा गुंजाइश हुई तो आपको सेफ प्लेस प्रोवाइड करेगा। डू नॉट वॉक थ्रू वाटर इन ड्राइव इन फ्लडेड एरिया। ठीक है, जो फ्लड रीजन होता है उसमें घूमना नहीं चाहिए, वो भी काफ़ी रिस्की होता है, पता नहीं कुछ भी एक्सीडेंट हो जाए आपके साथ, तो ध्यान रखना चाहिए इस बात का भी। तो इसमें क्या हुआ, ये ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो गया, सी बी डी है। सी रहता क्या? रेडियो पर इमरजेंसी सुनिए और उसका पालन कीजिए। फिर आपके जो भी यूटिलिटी स्विच है उसको ऑफ कर दीजिए। उसके बाद में आपके घर को सिक्योर कीजिए। ठीक है, सिक्योर योर होम। फिर आप चले जाइए रूफ टॉप या फिर अपर फ्लोर पर। उसके बाद में क्या था, आप वाटर एंड जो फ्लडेड रीजन होता है उसमें ड्राइव मत कीजिए। तो ये हो गया फ्लड के जो सेफ्टी टिप्स है, सेफ्टी मेजर्स। अब इसमें ये डायग्राम देखिए आप, इसमें हर चीज़ दे रखी है, जो भी इससे फ्लड, इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन बनेगा वो इस फ्लो डायग्राम से बन जाएगा। ठीक है, अगर फ्लड आने से पहले आपको क्या करना चाहिए, देखिए आप, बिफोर फ्लड स्टे इन्फॉर्म्ड ऑन लोकल न्यूज़। लोकल न्यूज़ पर आपको इंफॉर्मेशन जो मिल रही है उस पर ध्यान देना चाहिए।
और उसके बाद में प्रिपेयर एन इमरजेंसी बैग विद फूड, ड्रग्स एंड डॉक्यूमेंट। अपना इमरजेंसी बैग बनाइए, इसमें आपके बेसिक नीड्स की जो भी चीज़ें हैं वो उसमें फिल कीजिए, जो इमरजेंसी में काम दे सकती हैं। ड्रग्स है जैसे फ्लैशलाइट, डॉक्यूमेंट्स, पेन आइटम्स। देन नो हाउ टू इवेक्यूएट एंड सेफ अल्टरनेटिव रूट्स। आपको पता होना चाहिए अगर उस रीजन से आपको निकलना है तो इवेक्यूएट करना है, अपन अपने जो खुद के फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनको कैसे निकलना है वहाँ से, तो प्रॉपर आपको मैप ध्यान होना चाहिए। देन लीव बिफोर फ्लडिंग स्टार्ट्स। और घर को छोड़ दीजिए जब भी बाढ़ आनी है तो उससे फटाफट जितना जल्दी हो सके। इन फ्लड प्रोन एरियाज कीप यूजफुल आइटम्स एट होम, जैसे सैंड बैग, लेडर, रोप, ये सारे आइटम्स है वो अपने घर में रखिए करें, ताकि वो बाढ़ आने की जो स्थिति पैदा होती है उसमें काम दिए जाते हैं। फिर ड्यूरिंग द फ्लड, ये है सेकंड चांस, तो उसमें क्या होता है, डिस्कनेक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड गैसेस, ये सारे कनेक्शन बंद कीजिए। फिर डोंट नॉट वॉक और ड्राइव इन फ्लडेड वाटर। देन गेट टू ए हायर ग्राउंड, हाई एलिवेशन पर चले जाइए या फिर रूफ टॉप या अपर फ्लोर होता है वहाँ पर। फॉलो इवेक्यूएशन ऑर्डर, अगर वहाँ पर कोई सिक्योरिटी फोर्सेज आई है आपको इवेक्यूएट करने के लिए तो उनका ऑर्डर सुनिए ध्यान से। देन फ्री कैटल एंड लीड एनिमल्स टू ए सेफर प्लेस। अपने जो घर के रीजन में अगर कोई जानवर आनवर बांध रखे तो उन सबको खोल दीजिए एक बार के लिए, क्योंकि जानवर कोई भी केटल होता है वो तैर तो लेता है, ठीक है, अगर आप उसको बांध दोगे तो वो वहाँ वहीं पर डूब के उसकी मौत हो जाएगी। तो आपको क्या करना चाहिए, वहाँ पर जो होते हैं तो उनको खोल दीजिए, ताकि वो अपने आप ही अपना सेफर प्लेस है वो ढूंढ लेंगे। फिर आफ्टर फ्लड सिचुएशन में क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए कॉन्टेक्ट विद फ्लड वाटर एंड स्विम, क्योंकि ये वाटर ऐसा होता है जो काफ़ी कंटामिनेटेड होता है अलग अलग चीज़ से, जिससे आपको स्किन डिजीजेस होने का खतरा होता है, क्योंकि ये पानी पता नहीं आपको कहाँ कहाँ से हो क्या है। फिर डोंट टच पावर लाइन्स, पावर लाइन्स को टच मत कीजिए, जहाँ पर भी पावर जा रही है तो आपको करंट आने की गुंजाइश होती है पानी के थ्रू। फिर डोंट गो होम और डिजास्टर एरियाज टिल इट्स डिक्लेयर्ड सेफ, ठीक है, वापस घर मत लौटिए अगर आपने वो अपना रीजन छोड़ दिया है, जब तक गवर्नमेंट ये डिक्लेयर नहीं कर देती जगह वापस सेफ है रहने के लिए। फिर कम्युनिकेट टू योर फैमिली दैट यू आर सेफ, अपनी फैमिली को बता दीजिए आप साफ है, सेफ है। देन व्हेन बैक होम क्लीन एंड डिस्टिंग इन्फेक्ट सरफेस एंड आइटम्स। बाद में आप जो भी आपका काम है आप अपने घर को साफ कीजिए, जो भी करना है आपको वो आता है इसके बाद। तो ये हो गया फ्लड रीजन के अलग अलग जो टिप्स है वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये जो आपके साइक्लोन है इंडिया में अलग अलग रीजन में, काफ़ी इजी क्वेश्चन नहीं, मेरे हिसाब से सबसे इजी क्वेश्चन होगा इसमें। ईयर इन्होंने खुद नहीं दे रखे थे और ये पूछ रहे थे क्रॉनिकल वाटर, मेन को लगाई। तो ये पहला ऑप्शन क्या है, साइक्लोन फानी 2019 में आया था सबसे पहले, तो 19 पहला गया। फिर 2020 में अम्फान, 2020 में अम्फान आया था। देन 2021 में यस, फिर आसानी 2022 में। तो ये क्या हो गया इसका आंसर, ए डी, ए डी रहा। तो ये पहले दो ऑप्शन से ही आंसर आ गया आपका, आंसर इसका ही है। अब देखिए साइक्लोन होता क्या है सबसे पहले। साइक्लोन, साइक्लोन क्या होता है, ये ग्रीक वर्ड साइक्लोस से बना है जिसका मतलब होता है कॉइल्स ऑफ स्नेक, ठीक है, सांप की कुंडली जैसे, क्योंकि साइक्लोन का स्ट्रक्चर भी ऐसा ही होता है जब वो बनता है, फॉर्म होता है तो इसका होता है coil of snake. A cyclone is the intense whirl in the atmosphere which with very strong winds calculating around it is an anti-clockwise and clockwise direction in the northern and southern hemisphere respectively, ठीक है, दोनों हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो सर्कुलेट करती है विंड्स उसके थ्रू आपके क्या होता है, साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है। साइक्लोन का एक डाटा देखिए आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि 84 डिस्ट्रिक्ट्स ऑन कोस्ट लाइन आर डायरेक्टली वनरेबल टू साइक्लोन एंड 10% ऑफ द वर्ल्ड्स ट्रॉपिकल साइक्लोन अफेक्ट इंडिया कोस्ट। जो इंडिया के जो ये कोस्टल रीजन है वहाँ पर जो प्रेजेंट लगभग ऑलमोस्ट 84 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो सारे वनरेबल है कोस्ट लाइन पर साइक्लोन आने के लिए। और जबकि वर्ल्ड के जो 10% ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं वो इंडिया के कोस्ट को अफेक्ट करते हैं। 10% पर काफ़ी बड़ा नंबर होता है, आप देख लीजिए। अब
इंडिया में जो पिछले 4-5 सालों में जो भी आपके आए थे साइक्लोन्स, उन सब की लिस्ट में लेके आया हूँ। कम से कम आप याद तो कर लीजिएगा, क्योंकि क्या पता आपको और दूसरे जो होंगे उनका ऑर्डर पूछ लें, अभी रिसेंट हुए हैं जो भी। तो इसमें देखिए आप, सबसे पहले साइक्लोन पेपर जो अभी लेटेस्ट न्यूज़ में था, ये ओरिजिनेट हुआ था आपकी ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी में। अरेबियन सी में हुआ था 15 जून 2023 के आसपास, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेटेस्ट ही। फिर है आपके साइक्लोन मेंडस, इसने हिट किया था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को द कोस्ट ऑफ चेन्नई ऑन द दिसंबर 2022 में मेंडस आया था अंडमान निकोबार रीजन में। फिर साइक्लोन सीतारंग है, ये वीक ट्रॉपिकल साइक्लोन था, ठीक है, जो ईस्टर्न और नदर्न ईस्टर्न स्टेट ऑफ असम, ओडिशा, वेस्ट बंगाल एंड अंडमान निकोबार आइलैंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अक्टूबर 2022 में आया था चित्रांग। चित्रांग याद रखना आप। फिर साइक्लोन आसानी जो पूछा हुआ था, ये एक फर्स्ट साइक्लोन था स्टॉर्म ऑफ द ये 2022 में सबसे पहला था। इसने हिट किया था आंध्र प्रदेश की कोस्ट को, तमिलनाडु को। फिर कोज सीवर रेनफॉल। जोट साइक्लोन इज एक्सपेक्टेड टू हिट द इन स्टेट ऑफ उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश को भी हिट किया था इसने। फिर आपके आता है आपकी गुलाब। गुलाब वेंट इनटू अ डीप डिप्रेशन ओवर द साउथ एंड एडजॉइनिंग द नॉर्थ आंध्र प्रदेश ऑन द 2021 में आया था आपकी गुलाब। गुलाब याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसने भी काफ़ी डिस्ट्रक्शन किया था 21 में। फिर साइक्लोन ताउते, ताउते भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट वाज द फर्स्ट साइक्लोन स्टॉर्म ऑफ द 2021 का पहला था। इमेज फ्रॉम द एट द टाइम ऑफ कोरोना, कोविड जो चल रहा था उस टाइम आया था। इमेज फ्रॉम द अरेबियन सी एंड इट हिट सदर्न गुजरात, ने सदर्न गुजरात को हिट किया था। यह था अरेबियन सी में 17 मई 2021 को, एंड क्लासिफाइड एज अ वेरी सीवर साइक्लोनिक स्टॉर्म। ये काफ़ी सीवर कैटेगरी का था, इसमें काफ़ी डिस्ट्रक्शन किया था, जिसमें ज़्यादा लोगों की जान गई थी, और उसका जो वेलोसिटी था काफ़ी तेज़ था, तो जिससे काफ़ी तेज़ हवाएं आंधियाँ आती थी, स्टॉर्म्स आते थे, तो वेरी सीवर साइक्लोनिक स्टॉर्म कैटेगरी में रखा जाता था। अब साइक्लोन स्टॉर्म, साइक्लोन यास, यास है जो आपके और पूछा है, ये आपके बे ऑफ बंगाल में बना था, और इसने वेस्ट बंगाल को हिट किया था, उड़ीसा को, मई 2021 में। और इस साइक्लोन का नाम है वो ओमान दिया था, ओमान कंट्री, यहाँ पता है आपको, ओमान और यमन जो गल्फ रीजन में जो प्रेजेंट कंट्री है, तो ओमान ने क्या किया था, ओमान ने नाम दिया था किसको, यास को, या साइक्लोन। क्योंकि जो भी ये साइक्लोन चलते रहते हैं यहाँ पर इंडियन ओशन के रीजन में, साइक्लोन एट इंडियन ओशन, तो वहाँ पर क्या होता है, नॉमिनेशन, हर साइक्लोन का नामकरण वो अलग अलग कंट्रीज करते हैं, कभी पाकिस्तान करता है, कभी बांग्लादेश करता है, कभी जो जो भी गल्फ रीजन की कंट्रीज है वो करती है, तो उनका वो टर्न आती रहती है, ओड टू ओड, कि इस साल ये कंट्री करेगी, इस साल ये कंट्री करेगी, तो वो इनका चलता रहता है। फिर साइक्लोन अम्फान was a powerful tropical cyclone that lead to the destruction of the lives and property in the Indian state of Odisha and West Bengal। वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, ये भी अम्फान है, ये आपके बे ऑफ बंगाल रीजन में आया था। फिर साइक्लोन अम्फानी 2019 में आया था, इमर्जन फ्रॉम द इंडियन ओशन एंड कॉज्ड ह्यूज डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ प्रॉपर्टीज इन उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश एंड ईस्ट इंडिया। वेस्ट बंगाल आपने नोटिस किया, बे ऑफ बंगाल रीजन है, वहाँ पर साइक्लोन ज़्यादा आते हैं। फिर साइक्लोन हिक्का है, ये इमर्ज फ्रॉम द अरेबियन सी एंड टर्न इन इंटेंस एंड हिट ओमान, ओमान को हिट किया था हिक्का ने। 2019 में 4 साइक्लोन इमर्ज हुए थे अरेबियन सी से, 4 साइक्लोन, आप सोच रहे हो, एक साल में 4 साइक्लोन इमर्ज हुए थे, कहाँ से, ओनली अरेबियन सी से, इंडिया का जो 12 पोर्शन है वहाँ पर से। कौन कौन से थे, एक तो क्यारी था, फिर महा, वायु, निका, ये 4 थे, याद रखना नाम, क्या, माही, वायु एंड निका, ठीक है। तो ये हो गया आपके साइक्लोन। साइक्लोन से अब ज़्यादा से मोटा ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और कुछ होगा तो मैं और बता दूंगा आपको, ठीक है। ये रहा इंडियन साइक्लोन कॉरिडोर। इंडिया के साइक्लोन का कॉरिडोर आपने देख ली, ये रहा इंडिया की जो भी कोस्ट है, ये कोस्टल रीजन है, यहाँ पर साइक्लोन प्रोन जोन है, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट का रीजन। तो इसमें क्या होता है, जो इंडिया की है वो 7516 किलोमीटर की लेंथ है कोस्ट लाइन की, उसमें 76% ऑफ द लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन इज प्रोन टू द साइक्लोन एंड सुनामीज, ठीक है। 76% काफ़ी लार्ज एरिया, ठीक, वो अफेक्ट हो सकता है साइक्लोन की वजह से। ये इंडिया का, इसको साइक्लोन कॉरिडोर भी कहते हैं, ठीक। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 क्या बोल रहा है? विच आर द फ्रेजल इकोसिस्टम। फ्रेजल इकोसिस्टम कौन कौन सा है इसमें? तो आपके डेजर्ट एक फ्रेजल इकोसिस्टम है, ओशन लार्ज है तो ओशन इतना फ्रेजल नहीं होता, वेटलैंड है, स्मॉल आइलैंड्स है, इनको काफ़ी फर्क पड़ता है। तो फ्रेजल कैटेगरी में आप डेजर्ट, वेटलैंड और स्मॉल आइलैंड को रख सकते हो। और फ्रेजल फ्रेजल इकोसिस्टम होता है क्या? सेवरल इकोसिस्टम आर कंसिडर्ड फ्रेजल ड्यू टू द देयर ससेप्टेबिलिटी टू एनवायरमेंटल चेंजेस एंड देयर इंपॉर्टेंस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, लाइवलीहुड्स एंड इकोलॉजिकल सर्विसेज। ठीक है, तो इनकी इंपॉर्टेंस होती है थी, और ये काफ़ी ससेप्टेबल होते हैं, काफ़ी वनरेबल होते हैं, वनरेबल होते हैं, वनरेबल टू द एनवायरमेंटल कंडीशंस। ठीक है, याद रखना। पूछ सकता है कि फ्रेजल इकोसिस्टम होता क्या है, 4 ऑप्शन दे दे। तो ऐसे इकोसिस्टम जो काफ़ी वनरेबल हो अपने चारों ओर, जो भी इकोसिस्टम कैसा है, एनवायरमेंटल चेंजेस जो कंडीशन है उनमें, उनके लिए काफ़ी ससेप्टेबल हो, काफ़ी वनरेबल हो, तो वो होते हैं आपके फ्रेजल इकोसिस्टम। फिर फ्रेजल इकोसिस्टम है, उसमें किसको इंक्लूड किया जाता है? डेजर्ट को किया जाता है, सेमी एरिड लैंड्स हैं, वो है माउंटेन्स जो हिमालय का पोर्शन है वहाँ पर, और वेटलैंड्स, वेटलैंड भी काफ़ी जो सारे के सारे होते हैं वो भी एनवायरमेंटल चेंजेस की तरह के कारण काफ़ी होते हैं। फिर स्मॉल आइलैंड्स आपको पता ही है, अंडमान निकोबार के रीजन है, मोल्डीव्स है, मॉरिशस है, ये कंट्रीज काफ़ी वनरेबल होती है। फिर सेंट्रल कोस्टल एरियाज है, वो भी काफ़ी वनरेबल होते हैं। तो वही सारे के सारे किस में इंक्लूड किए जाते हैं आपके फ्रेजाइल इकोसिस्टम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 क्या पूछा है? द रीजन फॉर इकोसिस्टम वनरेबिलिटी। इकोसिस्टम की वनरेबिलिटी का रीजन क्या है? ये दोनों क्वेश्चन जो पिछला वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये आपके इकोलॉजी और एनवायरमेंट सेक्शन से पूछा है। इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट सेक्शन से लगातार 2 क्वेश्चन पूछ लिया आपके इकोसिस्टम की वनरेबिलिटी। तो इसका कारण क्या होता है वनरेबिलिटी का? एक डिफोरेस्टेशन है, डिफोरेस्टेशन के कारण काफ़ी वनरेबल हो जाते हैं फॉरेस्ट। फिर अर्बनाइजेशन भी है, क्लाइमेट चेंज है, पोल्यूशन है। ये चारों रीजन है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। इसमें क्या होता है, ये सारे फैक्टर है वो काफ़ी वनरेबल बना देते हैं इकोसिस्टम को, ताकि वो इजीली उनमें मॉडिफिकेशन हो जाते हैं ड्यू टू द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, जिसके कारण वो काफ़ी वनरेबल हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 क्या बोल रहा है? द मेजर कार्बन सिंक्स आर। कार्बन के सिंक्स कौन से हैं बड़े, जो मेनली जो कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं? तो आपके ये इसका ऑप्शन है क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। और ऑप्शन थर्ड भी इसमें सेम ही दे रखा है, CVD और DCB, क्योंकि इसमें ऑर्डर तो है नहीं, वो करेक्ट आंसर का चुनने का पूछा है। तो इसमें क्या होता है, एक तो लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, तीनों ये पार्ट है आपके कार्बन सिंक का। जबकि एक्सोस्फीयर है जो अपर स्पेस बाउंड्री होती है, वो उसका कोई रोल नहीं है कार्बन को सिंक करने में। फिर ये देखिए आप, कार्बन सिंक इज ए नेचुरल और आर्टिफिशियल रिजर्वायर। ठीक है, नेचुरल और आर्टिफिशियल रिजर्वायर है that accumulate and stores some carbon containing chemical compounds for an indefinite periods। ठीक है, जो कार्बन कंटेनिंग केमिकल होता है कंपाउंड, उनको स्टोर कर देते हैं अपने अंदर। देन द प्रोसेस बाय विच कार्बन सिंक्स रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज नोन एज द कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। एटमॉस्फेयर से जो CO2 है उसको कंसंट्रेशन को सिंक करके हटाना, वो कहलाता है आपके कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन याद रखना आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, शायद आपने पहली बार सुनी हो, और पहले सुना तो अच्छी बात है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन किसे कहते हैं, पूछ सकता है एग्जाम में, उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स। फिर कार्बन सिंक हेल्प करता है किसमें? टू टेकल द चैलेंज ऑफ क्लाइमेट इमरजेंसी। ठीक है, क्लाइमेट इमरजेंसी टेक्निक्स, ये चैलेंज देते हैं उनको टेकल करने में हेल्प करता है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन किसके थ्रू करते हैं आजकल? जियो इंजीनियरिंग मेथड है। ठीक है, जियो इंजीनियरिंग मेथड है, वो काफ़ी पॉपुलर है आजकल के टाइम में। अभी इंडिया में तो इतना ये प्रैक्टिकली आया नहीं है, लेकिन फॉरेंस में अभी चल रहा है, ये इस पे काम चल रहा है, जियो इंजीनियरिंग कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। फिर नेचुरल कार्बन सिंक्स इंक्लूड फॉरेस्ट, सॉइल एंड ओशंस। ये नेचुरल सिंक्स है कार्बन के। फिर अनलाइक अदर नेचुरल सिंक्स, ओशन अपटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिजल्ट इन एसिडिफिकेशन थ्रेटनिंग स्पीसीज लाइक कोरल। जो सिंक होती है, कार्बन की सिंकिंग होती है ओशन में, तो उससे क्या होता है, CO2 का लेवल बढ़ता है ओशन में, जिसकी वजह से एसिडिफिकेशन की प्रोसेस है वो बढ़ती है। ठीक है, और जो काफ़ी खतरा होता है, जो कोरल स्पीसीज प्रेजेंट है
ओशंस में उनका जो डिकलरेशन और वो एक्सटिंक्ट हो रहा है टेम्परेचर बढ़ने से, उनके लिए वो फेवरेबल टेम्परेचर नहीं होता, इसीलिए। तो ये रीजन है सारे ड्यू टू द कार्बन एक्यूमुलेशन इन द ओशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट पूछा है आपको, स्टेटमेंट पूछा है कि द बेसिक रेस्पॉन्सिबिलिटी इन इंडिया टू undertake rescue relief and rehabilitation measures in event of a natural disaster lie with the state government। ठीक है, ये बेसिक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मैंने बताया था आपको, स्टेट गवर्नमेंट की, क्योंकि जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, ठीक है, वो अपना जो भी काम होता है वो स्टेट गवर्नमेंट को सौंप देती है। वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है जो भी रेस्क्यू रिलीफ और रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस है सारे अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया तो। And then second is in this event of the disaster, union government provide only supportive role in the term of physical and finance resources to state government। ऐसा नहीं, इसमें फंड भी देता है और भी जिम्मेदारी होती है यूनियन गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की। देखिए आप, इंडिया इज इंटीग्रेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द डिजास्टर एट नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट लेवल, जो मैंने आपको फ्लो डायग्राम बताया था, इसी की बात हो रही है। फिर अवेयर द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अंडरटेकिंग रेस्क्यू रिलीफ रिहेबिलिटेशन मेजर्स दैट इज द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न। ये स्टेट गवर्नमेंट देखती है। देन द सेंट्रल गवर्नमेंट सप्लीमेंट एफर्ट देती है इसमें, द स्टेट बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट। ये जो काफ़ी मेन इंपॉर्टेंट है क्या है, फाइनेंशियल एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट, याद रखना। देन द कंटिजेंसी एक्शन प्लान आइडेंटिफाई करता है द इनिशिएटिव रिक्वायर्ड टू बी टेकन बाय द वेरियस सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, ठीक है, एंड पब्लिक डिपार्टमेंट्स इन द वेक ऑफ द नेचुरल डिजास्टर, उसके रिगार्डिंग। देन मिनिस्ट्री है जो होम अफेयर्स इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ द रेस्पॉन्स एंड रिलीफ इन द ओवरऑल नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट, एंड द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर ड्रॉट मैनेजमेंट। जैसे कि इसमें बताया कि अगर किस टाइप का वो डिजास्टर है तो उसी टाइप का डिजास्टर है वो उसी टाइप का मिनिस्ट्री होता है वो कंट्रोल करता है। जैसे कोई भी डिजास्टर है, जैसे यहाँ पर लिस्ट दे रखी है, आपको ये भी पूछ सकते हैं अलग कि ये डिजास्टर है ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आएगा, क्वेश्चन बन सकता है इजीली। नेचुरल डिजास्टर एंड मैनेजमेंट है अदर देन ड्रॉट के अलावा अगर कोई आया तो वो होगा आपका होम अफेयर्स के अंडर। फिर ड्रॉट रिलीफ ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर। अगर कोई एयर एक्सीडेंट हो गया देन द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन उसको टैकल करेगी। देन रेलवे एक्सीडेंट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, केमिकल डिजास्टर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज MOEFCC, ये है। केमिकल डिजास्टर आ गए तो, और बायोलॉजिकल डिजास्टर आ गए तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का काम होता है इसको टैकल करना। देन न्यूक्लियर डिजास्टर इज डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, अपने इंडिया का जो है वो दिखता है सर एक सारा काम, ठीक है। तो याद रखना आप कौन सी मिनिस्ट्री किस टाइप के डिजास्टर से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले, क्वेश्चन नंबर 81 क्या बोल रहा है कि जो आपका डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इज द ओनली इफेक्टिव इफ इट इज इंटीग्रेटेड इनटू द ब्रॉड डेवलपिंग प्लानिंग, ठीक है। सही बोल रहा है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट है। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जो DRR अप्रोच है ये तभी इफेक्टिव होगी जब आपको इंटीग्रेटेड करना पड़ेगा इन द ब्रॉड डेवलपमेंट प्लानिंग, ठीक है। डेवलपमेंट जो प्लानिंग होती है उसको इंटीग्रेटेड करके मर्ज करके बाद में प्रेजेंट किया जाए तो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में हेल्प करता है। फिर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन सोलली फोकस ऑन द फिजिकल एंड एनवायरमेंट एस्पेक्ट होता है डिजास्टर, ऐसा नहीं ये केवल ऐसे सोलली फोकस नहीं करता, इसमें और भी एस्पेक्ट आते हैं डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज स्टेटमेंट 1 is true and second is false है। Disaster risk reduction, disaster reduction has been defined as the systematic development and the application of the policies, strategies, and the practice to minimize vulnerabilities, hazard, and the unfolding of the disaster impacts throughout a society. In the broad context of the sustainable development, ये broad context है sustainable development का। Disaster risk reduction has been defined as the systematic development and application of the policies, strategies, and practice to minimize the vulnerabilities and hazard
unfolding the disaster impact throughout a society in the broad context of the assessment development। याद रखना पॉलिसी, स्ट्रेटजी और प्रैक्टिस, तीन चीजें इनका यहाँ सारा लिया जाता है रिस्क रिडक्शन में। द मोस्ट इफेक्टिव अप्रोच टू एडेप्टेशन एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन आर दोस दे ऑफर डेवलपमेंट बेनिफिट्स इन द रिलेटिवली नियर टर्म, ठीक है, एज वेल एज द रिडक्शन इन वल्नरेबिलिटीज ओवर द लॉन्ग टर्म। इसमें जो रिडक्शन आता है वल्नरेबिलिटीज में वो लॉन्ग टर्म में आता है। तो ये होती है आपके रिस्क रिडक्शन की बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 क्या बोल रहा है? 82 बोल रहा है आपका दोज एरियाज where जहाँ पर annual occurrence of flood is approximately 1% are called as a high risk area। ये low risk area है those where annual occurrence of the flood is approximately 25। इस क्वेश्चन का आंसर आपके आंसर की में जो दे रखा है वो है ड्रॉप। इस क्वेश्चन को आपके एनटीए ने ड्रॉप कर दिया था, ठीक है, ड्रॉप कर दिया, तो इसका आंसर नहीं दे रहेगा, इसका बोनस मार्क्स मिला था सबको। चलिए हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ये फ्लड रीजन है जहाँ पर क्या कर कहीं फ्लड आ गई, तो देखिए आप पूरा सबमर्ज हो चुका है, सारे के सारे घर का इंफ्रास्ट्रक्चर सारा का सारा, तो फ्लड काफ़ी डिजास्टर्स होता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्लड रिस्क मैंने असेसमेंट कैसे करते हैं, तो एरिया आर ऑफन कैटेगराइज बेस्ड ऑन द देयर वल्नरेबिलिटी ऑफ द फ्लडिंग। कोई भी एरिया है वहाँ पर वो कितना वल्नरेबल है फ्लडिंग के लिए, जैसे बिहार का एरिया या फिर उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश का एरिया वो काफ़ी वल्नरेबल है, तो उनके बेसिस पर इनको कैटेगराइज किया जाता है। और टर्मिनोलॉजी इसकी क्या क्या, हाई रिस्क एरिया, मॉडरेट रिस्क एरिया और लो रिस्क एरिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लो रिस्क एरिया की। दीज आर जियोग्राफिकल रीजन दैट फॉल आउटसाइड ऑफ द फीमा। फीमा स्पेशल फ्लड हैजार्ड एरियाज है, उसके अंडर आते हैं, ठीक है, उससे बाहर है वो सारे के सारे लो रिस्क एरिया। फिर दे हैव मिनिमल चांस ऑफ बीइंग अफेक्टेड बाय द फ्लड, टिपिकली लेस देन 0.1%। याद रखना इसका चांस काफ़ी कम होता है। फिर मॉडरेट रिस्क एरिया है वो फॉलिंग बिटवीन द लिमिट ऑफ बेस फ्लड एंड द 0.2% एनुअल चांस ऑफ फ्लड, यानी कि 500 ईयर फ्लड। देन दीज एरियाज आर लेबल्ड एज जोन बी और जोन एक्स। रखना इसमें जोनिंग कर दी है, कर देते हैं जोन बी और जोन एक्स ऑन द फ्लड में। दे आर कंसिडर्ड एज द लो रिस्क कंपेयर टू द मोर फ्लड प्रोन जोन। जो लो रिस्क होता है ये फ्लड प्रोन जोन से। तो फिर हाई रिस्क एरिया, दीज आर द रीजन विद 1% टू 3% चांस ऑफ द फ्लडिंग ईच ईयर, काफ़ी ज़्यादा है, 1% से 3% रहता है। दे आर मोस्ट ससेप्टेबल टू द इंडिनेशन एंड रिक्वायर्स स्पेशल अटेंशन इन द टर्म ऑफ द फ्लड मैनेजमेंट एंड प्रिपेयर्डनेस। तो इसमें ज़्यादा अटेंशन देने की जरूरत होती है हाई रिस्क एरियाज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 क्या बोल रहा है? 83 आपके बोल रहा है केमिकल एंड बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर डिजास्टर होते हैं सीबीआरएन। सीबीआरएन काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके किसका, सिलेबस का, इससे आपके काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे। केमिकल अलग अलग टाइप के जो डिजास्टर होते हैं वो इसमें आते हैं। तो सीबीआरएन डिजास्टर आर रेयर और अनलाइकली टू, और ये दे रखा है कई ये रेयर होते हैं और ये हमारे लिए काफ़ी इतनी आसानी से नहीं हो सकते हैं, इनकी होने की संभावना काफ़ी कम होती है। फिर सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? ए केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर डिजास्टर हैव द सीरियस इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन हेल्थ। सीरियस इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन हेल्थ ये डलता है, इसका इम्पैक्ट तो सीरियस होता है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। नहीं नहीं नहीं, इसमें होगा स्टेटमेंट वो सेकंड इज करेक्ट, ठीक है, सीरियस इम्पैक्ट डालता है, जबकि स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट, ठीक है, क्योंकि ये रेयर नहीं है, आजकल फ्रिक्वेंटली देखे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई 100 सालों में एक बार होगा। केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल डिजास्टर है वो होते रहते हैं, जबकि इनका इम्पैक्ट होता है वो काफ़ी सीरियस होता है ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट पर, तो याद रखना आप। सॉरी, chemical, biological, radiological and nuclear disaster are the critical event that can have the severe consequences of human life। इसका आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, ये मतलब सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। देन एनवायरनमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो। देन केमिकल डिजास्टर, अलग अलग टाइप के जो डिजास्टर होते हैं वो ये लिखते हैं आप, देखिए इसको इसको देखते हैं। केमिकल डिजास्टर होता है, इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है रिलीज ऑफ द हैजार्डस केमिकल, या फिर कोई भी वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया केमिकल से रिलेटेड,
mishaps of in the manufacturing, processing and transportation, storage, utilization, डिस्पोजल और केमिकल्स का डिस्पोज प्रॉपरली कर नहीं पाता है, जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होती है उनमें केमिकल डिजास्टर होने के ज़्यादा चांस होते हैं, या फिर कोई भी केमिकल बनाने की कंपनी होती है तो उनमें ज़्यादा चांस होता है। इंडिया इज़ द विटनेस ओवर 130 लार्ज केमिकल एक्सीडेंट। इंडिया में लगभग 130 बड़े बड़े एक्सीडेंट हो चुके हैं, कोजिंग फैटलिटीज एंड इंजरीज। लीगल सेफगार्ड इन द इंडिया इंक्लूडिंग एक्ट लाइक भोपाल केस लीक जो हुआ था, इसमें एक्ट आया था इसका 1985 में, जबकि भोपाल केस ट्रेजिडी कब हुई थी, कब क्या हुई थी 1984 में। इसके लिए एक एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1996 में लाया गया था। देन केमिकल एक्सीडेंट इमरजेंसी प्लानिंग प्रिपेयरनेस रिस्पांस रूल्स 1996। अब याद रखना इन तीनों के ईयर्स, ठीक है, ईयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या पता अगले साल क्वेश्चन पूछ ले मैं चौथा फॉलोइंग में, इधर एक्ट दे देंगे और इनसे रिलेटेड जो ईयर से दे सकते हैं। फिर आता है बायोलॉजिकल डिजास्टर, दिस इन्वॉल्व और ब्रेक ऑफ द इन्फेक्शन डिजीज और बायोलॉजिकल एजेंट्स, एपिडेमिक्स, पेंडेमिक्स या जूनोटिक डिजीज फॉल अंडर दिस कैटेगरीज। And then the preparedness and response strategies are crucial to mitigate biological disaster। ये काफ़ी क्रूशल होता है। अगर एक बार कोई भी वहाँ पर बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म या फिर कोई भी वायरस बैक्टीरिया हो, एक बार वो स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया तो काफ़ी उस रीजन में उसका स्प्रेडनेस का रेट होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एनी केस और अदर थिंग्स। बायोलॉजी का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। फिर आपके थर्ड आता है रेडियोलॉजिकल डिजास्टर, दिस अकर ड्यू टू द एक्सपोजर ऑफ द आयनाइजिंग रेडिएशन। जो रेडिएशन होती है वो आयनाइज कर देती है वहाँ पर प्रेजेंट जो भी लाइफ होती है उसको। देन इंसिडेंट्स इन्वॉल्विंग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, रेडियोलॉजिकल एक्सीडेंट्स और improper handling of the radioactive material can lead to the radioactive disaster। ठीक है, पूरा इनप्रॉपर हैंडलिंग करते हैं अगर रेडियोएक्टिव मटेरियल की, जैसे आपके चर्नोबिल में होता, चर्नोबिल रशिया में, वहाँ पर लापरवाही की वजह से वो न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था। देन द मायापुरी रेडियोलॉजिकल इंसिडेंट हुआ था इंडिया में, एम्स में, एम्स दिल्ली पर हुआ था मायापुरी में। ये भी एक एग्जांपल है रेडियोलॉजिकल डिजास्टर का। फिर फोर्थ आता है आपका न्यूक्लियर डिजास्टर, दीज आर द कैटास्ट्रोफिक इवेंट है जो रिलेटेड होता है न्यूक्लियर वेपन और न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड। ये रहा चेरनोबिल डिजास्टर। यूक्रेन इज वेल नोन न्यूक्लियर कैटास्ट्रोफी, प्रॉपर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन इज एसेंशियल टू प्रिवेंट न्यूक्लियर डिजास्टर। इसको रोकने के लिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 84। 84 क्या बोल रहा है? 84 बोल रहा है आपका स्टेटमेंट वन की रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन आर इम्पोर्टेंट एंड इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ द डिजास्टर रिकवरी। हाँ, ये सही है। फिर ये रिकवरी फेज में आते हैं, हाँ रिकवरी फेज में आते हैं, ये जो होता है उसमें रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन। देन रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन इज efforts should be provided by the state and गवर्नमेंट। ये ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट को ही देना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट को, वहाँ पर लोकल पब्लिक भी इसमें योगदान दे सकती है रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन में। तो ये हो गया इसका, इसका हो गया ऑप्शन नंबर थर्ड, स्टेटमेंट वन इज ट्रू एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। ये रहा आपके डिजास्टर मैनेजमेंट का जो साइकिल था, इसमें क्या था कि ये तो आपके इवेंट होने के बाद में, डिजास्टर होने के बाद में, जबकि डिजास्टर होने से पहले से हम क्या कर सकते हैं, या तो मिटिगेट कर सकते हो, इम्पैक्ट कम कर सकते हो, या प्रिपरेशन कर सकते हो पहले, प्रिपेयर्डनेस। फिर अगर डिजास्टर होने के बाद में आप रिस्पॉन्स और रिकवरी फेजेस आती है, ये अलग अलग ये हैं। इससे क्वेश्चन काफ़ी पूछे हैं, ये याद रखना आप। सबसे पहले आता है आपका फेज वन, बिफोर द क्राइसिस। अगर कोई डिजास्टर है उससे पहले क्या कर सकते हैं हम, रिस्क रिडक्शन का काम। इसमें आता है प्रिपेयर्डनेस, दिस इज द पीरियड व्हेन द पोटेंशियल हजार्ड एंड रिस्क एंड वल्नरेबिलिटीज कैन assessed and a step can be taken for the preventing mitigate the crisis, उसको रोकने के लिए या फिर उसका इम्पेक्ट कम करने के लिए क्राइसिस का, एंड द प्रिपेयरिंग फॉर द एक्चुअल अक्रेंस। ठीक है, जो एक्चुअल अक्रेंस है उसके लिए प्रिपरेशन करना। फिर फेज टू आता है आपका ड्यूरिंग द क्राइसिस, क्राइसिस होने के टाइम आप रिस्पॉन्स कैसे कर रहे हो, वो होता है इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हेन ए क्राइसिस एक्चुअली occur and those affected by it require a speedy response to alleviate and minimize सफरिंग और लॉस, ताकि कम से कम लोगों को नाश हो या फिर उनको काफ़ी कम इम्पेक्ट हो, लॉस हो। इन दिस फेस सर्टेन प्राइमरी एक्टिविटीज बिकमिंग
इंडिस्पेंसिबल एक्टिविटीज होती है। ये क्या क्या है, एक इवेक्यूशन, वहाँ पर इवेक्यूशन कंडक्ट करना चाहिए जहाँ पर भी अगर कोई रीजन है, वहाँ पर अगर डिजास्टर हुआ है तो वहाँ पर से जितना जल्दी हो सके वहाँ पर लोगों को इवेक्यूएट करना चाहिए। फिर सर्च एंड रेस्क्यू, जो लोग वहाँ पर नहीं मिल रहे या उनको मुश्किल हो रही तो वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन कंडक्ट किए जाना चाहिए। देन प्रोविजन ऑफ द बेसिक नीड्स सच एज फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर, जो रोटी कपड़ा मकान जो बेसिक नीड्स होती है एक आदमी की, वो एट द टाइम ऑफ डिजास्टर प्रोवाइड की जाती है थ्रू द गवर्नमेंट्स, स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट्स एंड वहाँ के एनजीओज होते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं। फिर फेज थर्ड होता है आपका पोस्ट क्राइसिस या रिकवरी फेज होता है, जिसमें क्राइसिस के बाद में आता है उससे डिजास्टर से आप कैसे रिकवरी कर रहे हो, वो बताओ क्या रिकवर। दिस इज द स्टेज व्हेन द एफर्ट्स आर मेड टू अचीव अर्ली रिकवरी एंड रिड्यूस वनरेबिलिटी को, तो फर्दर रिस्क को भी आप कैसे रिकवर करते हो। इट कंप्राइजेज एक्टिविटीज दैट एनकंपास टू ओवरलैपिंग फेजेस ऑफ रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये दो फेजेस हैं, उनका ओवरलैप करते हैं तो वो बनाता होगा रिकवरी फेज। रिहेबिलिटेशन क्या है, इंक्लूड प्रोविजन ऑफ द टेम्पररी पब्लिक यूटिलिटीज, टेम्पररी है पब्लिक यूटिलिटीज एंड हाउसिंग एज द एंट्री मेजर टू असिस्ट लॉन्ग टर्म रिकवरी। ठीक है, पब्लिक यूटिलिटीज एंड हाउसिंग ये आपके एंट्री मेजर्स होते हैं किसके, रिहेबिलिटेशन के, टू असिस्ट लॉन्ग टर्म रिकवरी, कैसे आप लोगों को कहीं पर ठहराव दे सकते हो। देन रिकंस्ट्रक्शन होता है, इंक्लूड कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैमेज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हैबिटेट्स एनेबलिंग सस्टेनेबल लिवलीहुड्स, जहाँ पर लोगों के लिए रहने के लिए वापस उसको जो डैमेज हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर उसको वापस से रिपेयर करवाना या रिकंस्ट्रक्ट करवाना। कोई भी बिल्डिंग्स होते हैं यहाँ पर घर होते हैं तो उनके लिए होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 85, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, 85 में बोल रहा है आपका एआई के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। एआई आपके सिलेबस का पार्ट है, लिखा हुआ था उसमें। बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछता है एआई से रिलेटेड, को ज़्यादा टफ नहीं। स्टेटमेंट वन क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टिल इज द इन द एक्सपेरिमेंटल स्टेज, इट इज नॉट रेडी फॉर practical application. Then second statement is the AI can help in the early warning of the disaster and provide real-time disaster management solution. ठीक है, तो AI is not still ठीक है इन द एक्सपेरिमेंट इज नॉट रेडी फॉर द प्रैक्टिकल, ये गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि AI आजकल यूज हो रहा है। ठीक है, हर डिसिप्लिन में ऐसा कोई डिसिप्लिन नहीं है जहाँ पर AI का यूज ना हो, और ये एक्सपेरिमेंटल स्टेज में नहीं है, ये आगे जा चुका है, इसको प्रैक्टिकली यूज किया जा रहा है। ठीक है, एप्लीकेशंस में अलग अलग जगह, तो ये स्टेटमेंट पहली इनकरेक्ट हो गई। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हैं हम अर्ली वार्निंग सिस्टम, जो सोनामी जो भी अलग 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 टाइप के डिजास्टर आते हैं तो उनमें अर्ली वार्निंग प्रेडिक्ट करने के लिए एक टूल्स का यूज किया जाता है। फिर वो प्रोवाइड करते हैं रियल टाइम डिजास्टर मैनेजमेंट सोल्यूशन। ठीक है, ये हो गया आपके यही रोल ए का क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपके ये हो गए, ऑप्शन वन इज फॉल्स एंड सेकंड वन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। देन ए विद द फोकस ऑन द मशीन लर्निंग, ठीक है, इज इंक्रीजिंग अमेजिंग वाइटर रोल इन द डिजास्टर रिस्क सिचुएशन। ठीक है, इट एनकम्पासेस द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द सच एज प्रेडिक्टिंग एक्सट्रीम इवेंट। ठीक है, आप प्रेडिक्ट कर सकते हो एक्सट्रीम इवेंट को, हजार्ड के मैप्स बना सकते हो, रियल टाइम इवेंट डिटेक्शन कर सकते हो, प्रोवाइड कर सकते हो सिचुएशनल अवेयरनेस, जो सिचुएशनल अवेयरनेस होती है वो क्रिएट हो सकती है। फिर फैसिलिटेट डिसीजन सपोर्ट को फैसिलिटेट करता है एंड मोर। मशीन लर्निंग प्लेज एन क्रूशियल रोल इन द डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट एंड द रिडक्शन, taking from the forecasting extreme events to developing risk mitigation strategy and the offering रियल टाइम सिचुएशनल अवेयरनेस एंड डिसीजन सपोर्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, अवेयरनेस और डिसीजन ये मेन कंपोनेंट होते हैं, वो भी डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट को चलाने के लिए वहाँ पर कौन सा, एक अवेयरनेस और डिसीजन सपोर्ट प्रोसीजर। ठीक है, तो यही का हो चुका है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 86 क्या बोल रहा है, पढ़ते हैं। 86 बोल रहा है आपके फिजिकल सपोर्ट इन द आफ्टरमाथ ऑफ अ डिजास्टर इज नोट एज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द डिजास्टर रिस्पॉन्स। ठीक है, फिजिकल सपोर्ट डिजास्टर के बाद में इम्पोर्टेंट कंपोनेंट नहीं होता डिजास्टर रिस्पॉन्स का, तो ये स्टेटमेंट गलत है। फिजिकल सपोर्ट जरूरी है, ऐसा कैसा नहीं हो सकता। फिजिकल सपोर्ट अगर किसी आदमी को या औरत को जो भी डिजास्टर से अफेक्ट हुआ उसको देना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर ट्रॉमा एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट इज ओनली नेसेसरी फॉर द डिजास्टर सर्वाइवर्स हु हैव एक्सपीरियंस फिजिकल इंजरीज, ऐसा नहीं। ट्रॉमा एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट ये ओनली आ गया ना, तो इससे लिए एक्सट्रीम इवेंट स्टेटमेंट बन जाती है
तो ये इसके कारण ये गलत हो गई। स्टेटमेंट सेकंड इज ऑल्सो इनकरेक्ट। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन 2। बोथ स्टेटमेंट 1 इज 2 इज आर इनकरेक्ट। अब देखिए डिजास्टर होता है तो वहाँ पर एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है जिसमें इम्पैक्ट फेज, रिकवरी फेज और अलग अलग प्रोसीजर फेज है। उसमें कोई भी विक्टिम होता है वहाँ का वो अफेक्ट होता है, ठीक है, वो सीधी बात है उसमें। तो उसमें क्या होता है, ट्रॉमा स्टेज मैनेजमेंट है वो एक प्रॉपर तरीका नहीं। और भी ढेर सारी चीज़ें होती हैं जिसमें क्या होता है अलग अलग टाइप से वो मेंटली उसको फर्क पड़ता है, अलग अलग टाइप के डिसऑर्डर से वो जूझ रहा होता है पेशेंट वहाँ पर कोई भी, क्योंकि वो नहीं चाहता ऐसा इवेंट वापस उसकी ज़िंदगी में आए। तो अगर उनका कोई अपना लोग उस डिजास्टर जो ट्रेजिडी हुई है तो उसमें अगर किसी की डेथ हो जाती है तो वो फिर वो जो स्ट्रेस सिंड्रोम्स होते हैं उनसे सफ़र करने लग जाते हैं। और ये एक चार्ट है, हाउ कैन आई हेल्प अदर्स अफेक्टेड बाय डिजास्टर। ये एक ऐसे ही मैंने लगा ली थी वॉलंटरली, आप कैसे लोगों को हेल्प कर सकते हो। तो आप देख लीजिए अलग अलग टाइप से, जैसे मॉनिटरी सपोर्ट है, पैसों की सहायता, फर्स्ट एड है, सप्लाईज, वॉलंटरीज टू हेल्प द एल्डर पीपल, देन काउंसलिंग करना, काउंसलिंग सपोर्ट देना छोटे जो बच्चे होते हैं, फिर जो अन्य सर्च और रेस्क्यू टीम्स, वॉलंटियर टू क्लीन इन दिस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, इन कंडे डोनेशंस, बल्क डोनेशंस लाइक कपड़े डोनेट कर दो, जो भी ज़रूरत का सामान है वो, प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन एंड सोर्स ऑफ द कम्युनिकेशंस, अलग अलग टाइप के ये चलते रहते हैं। फिर 87 क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या पूछा है 87 कि कौन से गोल्स हैं जो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पर फोकस करते हैं, ठीक है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ये टॉपिक ऐसा है, DRR काफ़ी क्वेश्चन पूछे यहाँ पे इस वाले पोर्शन से। तो इसमें जो गोल है वो 3 गोल एसोसिएटेड है। ऑप्शन थर्ड ABC करेक्ट आंसर 87 का। तो ये गोल 1 2 3, गोल 1 क्या है आपका, नो पॉवर्टी, ठीक है, 2 क्या है, जीरो हंगर, नो हंगर, और 13 है आपके जो ये वाला क्लाइमेट एक्शन, climate action, it is the important goal. Now, disaster risk reduction cut across a different aspect of the sector of the development. There is a 25 targets related to the DRR in 10th of the 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। जो 17 गोल्स है उनमें से 10 ऐसे गोल्स हैं जो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन और डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं, जैसे कोर डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी उसका पार्ट है। ये अलग अलग जो गोल्स हैं उनका जो भी काम है वो मैंने इसमें लिखा है। मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया है, आप वहाँ जाके चेक करना, उस वीडियो को देखना आप। मैंने हर गोल को एकदम बारीकी से समझाया और आप उसको कैसे याद कर सकते हो वो भी बताया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 इसके उसमें पूछा है, क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू अबाउट NIDM। NIDM क्या होता है, ये होता है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसमें क्या पूछा है कि डिजास्टर प्रिपेयर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, ऐसा नहीं है, ये गलत है। ये आपका जो डिजास्टर अथॉरिटी होती है इंडिया में वो करती है। फिर क्या है इसका, NIDM मेक्स रूल्स एंड पॉलिसी रिलेटेड टू द डिजास्टर मैनेजमेंट, ऐसा नहीं, वो मिनिस्ट्री का काम होता है रूल्स एंड पॉलिसीज बनाना। और NIDM इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैपेसिटी बिल्डिंग इन द डिजास्टर मैनेजमेंट, इज करेक्ट। एंड NIDM प्रिपेयर्स स्टडी मटेरियल फॉर द वेरियस कोर्सेज ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट। ये है तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट के दो काम, ये है रिस्पॉन्सिबल होता है कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है, इन द डिजास्टर मैनेजमेंट, और वहाँ पर कोई भी जहाँ पर भी डिजास्टर मैनेजमेंट का कोर्स चलता है, जैसे कि आपको पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी हो गई या कश्मीर यूनिवर्सिटी हो गई, JNU हो गया, ठीक है, तो वहाँ पर वो करिकुलम डिजाइन करना इसका काम होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। एज पर द प्रोविजन ऑफ द चैप्टर 7, ठीक है, ऑफ द DM एक्ट 2005, उसके प्रोविजन पर इसका फॉर्मेशन होता है। इसका विजन क्या था, एक क्रिएट करना डिजास्टर रेजिलेंट इंडिया, याद रखना डिजास्टर रेजिलेंट इंडिया बाय द बिल्डिंग द कैपेसिटी एट ऑल लेवल ऑफ द डिजास्टर प्रिवेंशन एंड प्रिपेयर्डनेस, ठीक है, अलग अलग लेवल पर प्रिवेंशन होगा, प्रिपेयर्डनेस करना, हाँ उसके थ्रू आप NIDM के विजन को पहचान सकते हो। NIDM has been assigned nodal responsibilities for human resources development and capacity building, training, research, documentation and
पॉलिसी एडवोकेसी इन द फील्ड ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट। ये अलग अलग काम है इसके। फिर NIDM हैज द बिल्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद द वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल स्टेट लोकल गवर्नमेंट एकेडमिक्स है, रिसर्च टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स है, ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया एंड अब्रॉड। ठीक है, वो अलग अलग टाइप से इसकी काम करने की जो भी कैपेसिटी होती है उस हिसाब से वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ। और ये प्रोवाइड करते हैं टेक्निकल सपोर्ट किसको, स्टेट गवर्नमेंट को थ्रू द डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर्स। ठीक है, सेंटर्स, इन सेंटर्स के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट को ये टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। बाद में इन द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। कहाँ पर? ATI में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट वर्क विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द ब्रॉड पॉलिसीज एंड गाइडलाइन लेड डाउन बाय द इंडिया नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। उसकी जो गाइडलाइंस होती है, पॉलिसीज होती है, उसके फ्रेमवर्क में कई NIDM काम करता है। उससे परे नहीं जाता क्योंकि वो बड़ी बड़ी बॉडी कौन सी NDM है, ना कि NIDM। ठीक है, चलिए 89 क्वेश्चन क्या है? Which of the following is the example of the non-structural mitigation measures for disaster risk reduction? ये पूछा आपको, तो इसमें मिटिगेशन कैसे कर सकते हो आप? बिल्डिंग सी वॉल्स नॉन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन नहीं करना आपको। तो इसमें क्या होगा, जो आपके एक तो रेट्रोफिटिंग बिल्डिंग्स, ये भी आपका स्ट्रक्चर मेजर है। रिस्क रिडक्शन पॉलिसीज, ये हो सकता है इसका। लैंड यूज मैनेजमेंट का काम भी, इसमें कोई स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन नहीं करना है। तो ये हो गया आपके नॉन स्ट्रक्चरल मिटिगेशन मेजर्स फॉर द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ये वापस आपके DR टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है। इसकी इंपॉर्टेंस तो काफ़ी है, आपके कम से कम 4-5 क्वेश्चन तो मैं देख चुका हूँ। अब देखिए, कोई भी स्ट्रक्चरल मेजर होता है, एक नॉन स्ट्रक्चरल मेजर होता है। ठीक है, जैसे DRR में 3, एक होता है आपका सोशल कैपिटल जहाँ के लोग होते हैं। ठीक है, डिजास्टर मिटिगेशन मेजर फॉर द रोड इंक्लूड्स स्ट्रक्चरल मेजर्स सच एज रोड स्लोप डिजास्टर प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन फॉर रोड स्लोप, prevention and mitigation for road slope or for road bridge retrofit, bridge is covering and so on. then non structural measure क्या, जैसे कि बिल्डिंग कोऑपरेशन एंड कोऑपरेशन सिस्टम, ये रेजिंग करते हैं अवेयरनेस ऑफ डिजास्टर प्रिवेंशन, सिटीजन पार्टिसिपेशन फॉर द डिजास्टर प्रिवेंशन एंड द पर्टिकुलर थ्रू द पॉलिसीज एंड लॉज, पब्लिक अवेयरनेस रेजिंग, फिर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, it is also part of this. then a stable financial support for disaster and social capital which supports these measures, ये कैपिटल इसको सपोर्ट करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 90 ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द पोस्ट डिजास्टर रेस्पॉन्स मेजर। ये पूछा आपको, पोस्ट डिजास्टर रेस्पॉन्स मेजर कौन कौन से है? डिजास्टर होने के बाद में आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो? तो इसमें पूछा आपको क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है उस टाइम। तो आप देखिए, प्री डिजास्टर में प्रिवेंशन, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस पढ़ चुके हो, डिजास्टर मैनेजमेंट का जो साइकिल था। ठीक है, उसमें फिर डिजास्टर होने के बाद रेस्पॉन्स, रिकवरी, रिकंस्ट्रक्शन, ये 3 मेन कंपोनेंट होते हैं इसके। तो उसमें क्या पूछा है कि फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ द पोस्ट डिजास्टर रिस्पॉन्स मेजर कौन कौन से होते हैं? चलिए पेन कलर चेंज कर लेते हैं। इसमें डेवलप इवैक्यूएशन प्लान्स, नो, ये पोस्ट डिजास्टर नहीं होता। उसके बाद क्या है? कंडक्टिंग डिजास्टर ड्रिल, ये भी नहीं इसका पार्ट। फिर प्रोवाइडिंग इमरजेंसी शेल्टर, ये डिजास्टर होने के बाद में आप शेल्टर प्रोवाइड कर सकते हो। फिर प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक एड टू मेंटेन लाइफ और हेल्थ, ठीक है, ये एड दे सकते हो उनको, फाइनेंशियल एड, जो भी टेक्निकल लॉजिस्टिक सपोर्ट से वो चाहिए होता है अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, हेल्थ को सर्वाइव करने के लिए, तो ये इसमें आ जाता है। ठीक है, इसका है। फिर मैपिंग वनरेबल एरियाज, वो ये सब पहले के काम होता है मैपिंग करना। ठीक है, COD इज करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर आपका, इसका हो गया। ये रही आपके अलग अलग फेजेस ऑफ पोस्ट डिजास्टर रिकवरी, क्या कर सकते हो आप? अब एक तो इमरजेंसी रेस्क्यू होता है, एक रिहेबिलिटेशन होता है, फिर रिकंस्ट्रक्शन होता है। इसमें टाइम पीरियड लिखा है कि 1 से 2 महीने के अंदर होता है, ये आपके 2 से 12 महीने, और इसको लगभग 7 से 30 महीने का वक्त लग जाता है। इमरजेंसी रेस्क्यूज में जो लाइफ रेस्क्यूज होता है वो किया जाता है। फिर ऑब्जेक्टिव जो रिकवरिंग
मिनिमम स्टैंडर्ड पब्लिक सर्विसेज ये आता है इसमें। फिर रिकन्स्ट्रक्टिंग द होल सिस्टम, पूरा सिस्टम रिकन्स्ट्रक्ट करने में काफ़ी टाइम लगता है। इसमें ये अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे इमरजेंसी रेस्क्यू, तो इसमें इमरजेंसी रेस्क्यू जो बिल्डिंग अप पब्लिक किचन है, रेस्क्यूइंग अलाइव विक्टिम्स, जो भी जिंदा विक्टिम्स है उनको रेस्क्यू करना, क्लीन अप करना ब्रेकेज और प्रोवाइड करना टेम्परेरी सेटलमेंट। फिर जो रिहेबिलिटेशन है उसमें पब्लिक सर्विस, बेसिक सोशल सर्विस, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रिकवरिंग इकोनॉमिक फैसिलिटीज़ ये भी प्रोवाइड करना। फिर रीबिल्डिंग सेटलमेंट एंड मेंटल रिहेबिलिटेशन इसके पार्ट है। फिर क्या है आपके जो रिकन्स्ट्रक्शन फेज है उसमें इकोनॉमी वापस रिकन्स्ट्रक्ट कैसे होती है, प्रोडक्शन, ट्रेड, कॉमर्स एंड बैंकिंग, सारी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उनको वापस स्टार्ट करना उस रीजन में। फिर ट्रांसपोर्ट है, टेलीकम्युनिकेशन है, सोशल हेरिटेज एंड इंस्टीट्यूशनल थिंग्स लाई इन द फेज ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 91। 91 आपका पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट अबाउट द बिल्ड बैक बेटर प्रिंसिपल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, BBB ट्रिपल बी प्रिंसिपल है। ये एक G7 का भी प्रोग्राम था, उसका भी पार्ट था बिल्ड बैक बेटर। जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोग्राम है उसको काउंटर करने के लिए जो उन्होंने यूज़ किया था वो अलग टाइप का है, जबकि ये डिजास्टर मैनेजमेंट में आपके अलग टाइप का है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 91 है, इसमें क्या पूछा है कि इसके बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या क्या है। तो ये रीबिल्डिंग टू प्री डिजास्टर नॉर्मल, ठीक है, ये सही है, इसका सही है। हम्म, ये गलत है, रीबिल्डिंग कैसे करोगे आप, प्री डिजास्टर नॉर्मल। फिर एक इसका गलत स्टेटमेंट है, टू असेस द इम्पैक्ट ऑफ द डिजास्टर ऑन द बिल्ट एनवायरनमेंट। ठीक है, इम्पैक्ट ऑन द डिजास्टर ऑन द बिल्ट एनवायरनमेंट ये इसके अंडर नहीं आता, बिल्ड बैक बेटर। जबकि आप बिल्ड बैक बेटर इसके नाम के बाद ही पता चल रहा है कि आपको बिल्ड बैक बेटर जो वहाँ पर अगर डिजास्टर या ट्रेजेडी हुई है तो उस रीजन में वापस जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको वापस खड़ा करना, बिल्ड बैक बेटर वापस बनाना, वहाँ पर बिल्ड करना चीज़ें। तो ये इंटीग्रेटिंग डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इनटू द डेवलपमेंट मेजर्स ये सही है। टू बिल्ड मोर सस्टेनेबल सेफ एंड रिजिलियंट कम्युनिटी वहाँ पर फॉर्म करना, ये होता है आपके ट्रिपल बी प्रिंसिपल का काम। ठीक है, ये आया था आपके संडे फ्रेमवर्क के अंडर 2015 से 2030 में हुआ था, जिसमें इन्वेस्टिंग द DRR फॉर रेजिलियंस टू बिल्ड बैक बेटर इन द रिकंस्ट्रक्शन इज प्रायोरिटीज। इन द कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्रिपल बी दे प्रपोज एन इंटीग्रेटेड एंड होलिस्टिक अप्रोच टू पोस्ट डिजास्टर रिकंस्ट्रक्शन एंड रिकवरी। ये देखिए आप डिजास्टर होने के बाद में जो रिकंस्ट्रक्शन रिकवरी फेज होती है उसमें ट्रिपल बी प्रिंसिपल काम आता है, इन ऑर्डर टू एड्रेस द वाइड रेंज ऑफ prevalent issues and ensure that the affected community is redeveloped in resilient manner of the future। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वाइड रेंज ऑफ द प्रिवेलेंट इश्यूज होते हैं और इंश्योर किया जाता है कि जो अफेक्टेड कम्युनिटी है वो रीडेवलप हो इन द रेजिलेंट मैनर फ्यूचर के लिए। ठीक है, और ट्रिपल बी प्रिंसिपल है वो क्रूशियल कंसेप्ट है इन द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डिजास्टर रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन। इट एम्फसाइज करता है द इंटीग्रेटेड एंड होलिस्टिक अप्रोच टू पोस्ट डिजास्टर रिकंस्ट्रक्शन एंड लेट्स डिवेल इनटू ए की एस्पेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल्स क्या क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रिपल बी प्रिंसिपल का। इसका एम है टू रीडेवलप द कम्युनिटीज अफेक्टेड बाय द डिजास्टर इन द रेजिलिएंट मैनर ऑफ द फ्यूचर। पूछ सकते हैं ट्रिपल बी का ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन बन सकता है आपका। इट गोज बियॉन्ड मेयर rehabilitation and focus on the enhancing the built environment along with the addressing psychological, social and economic aspect। ये तीन है, साइकोलॉजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक एक्सपेक्ट है, अलग अलग टाइप से ये सबको खड़ा करना एट द स्टेजेस ऑफ द रिहेबिलिटेशन एंड रिकवरी रिकंस्ट्रक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। 92 क्या बोल रहा है, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अबाउट द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया पर क्लाइमेट चेंज का क्या इफेक्ट होता है, ये कोस्टल जोन से एक और क्वेश्चन आ चुका है। तो इसमें क्या बोलते हैं, रिड्यूस ऑक्सीजन लेवल, ये है इसका आंसर नहीं, ये क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट नहीं। इंक्रीज कोस्टल फ्लडिंग एंड इरोजन, ये हो सकता है इसका। फिर इंक्रीज कोरल ग्रोथ ना, क्लाइमेट चेंज से कोरल की ग्रोथ नहीं होती, क्लाइमेट चेंज से टेम्परेचर बढ़ता है सी का, जिसके कारण क्या होता है जो कोरल्स के लिए जो फेवरेबल टेम्परेचर कंडीशन थी वो उसमें फ्लक्चुएशन आता है, जिसकी वजह से कोरल्स एक्सटिंक्ट हो जाते हैं उस रीजन में। फिर सी लेवल राइज, ये करेक्ट आंसर है, सी लेवल राइज होता है ड्यू टू द
क्लाइमेट चेंज। तो ए और बी और डी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, कोस्टल पॉपुलेशन आर हाईली वनरेबल टू क्लाइमेट चेंज। ये काफ़ी वनरेबल होता है, कोस्टल की पॉपुलेशन होती है वो क्लाइमेट चेंज के प्रति। फिर being particularly affected by the rise in the sea level and the wave height, coastal erosion, cyclones, flooding। और एविडेंस है कोस्टल क्लाइमेट चेंज की क्या क्या है, सी लेवल राइज है, हायर एटमॉस्फेरिक एंड ओशियनिक टेम्परेचर, चेंजिंग इन द प्रेसिपिटेशन रेट्स। ठीक है, वो पैटर्न पूरा बिगड़ जाता है बारिश का, मानसून का। देन द मोर फ्रीक्वेंट एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आर प्राइमली एविडेंस ऑफ द क्लाइमेट चेंज इन कोस्टल एरिया। ठीक है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं वो फॉर्म होती है coastal areas में climate change के कारण, and globally sea level rise with greater than 95% of the coastal regions during the 21st century। ठीक है, और 95% जो कोस्टल रीजन है वो अफेक्ट हो चुके हैं इसमें क्लाइमेट चेंज की वजह से। काफ़ी सीरियस कंसर्न है। इट इज़ द मोस्ट इमीडिएट चैलेंज फॉर स्मॉल आइलैंड लाइक मालदीव्स है। ठीक है, हाल के जैसे समो आइलैंड्स है, समो आइलैंड्स आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के आसपास के जो कैरिबियन आइलैंड्स हैं, उन सब के लिए खतरा होता है, क्योंकि ये छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। अगर क्लाइमेट चेंज हुआ उसकी वजह से लेवल राइज किया अगर, तो ये सारे के सारे आइलैंड्स है वो मर्ज हो जाएंगे पूरी तरह से, कम्प्लीटली ड्रॉन इनटू द सी। Then the thermal expansion of the ocean and polar ice melting are the main cause of the sea level change. In addition, the sea level rise lead to the following problems coastal region। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है, फ्लडिंग होता है, इंक्रीज सैलिनिटी बढ़ती है, इन्यूडेशन ऑफ द लैंड हैबिटेट। ठीक है, देन द चेंज इन द शोर लाइन, शोर चेंज हो जाती है, देन डैमेज करते हैं मैंग्रोव्स एंड वेटलैंड्स को, ग्राउंड वाटर डिप्लेशन भी होता है। ये सारे क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट हैं या सी लेवल राइज के। फिर दिस इम्पैक्ट विल लीड टू द डिग्रेडेशन ऑफ द कोस्टल इकोसिस्टम, लॉस ऑफ लाइवलीहुड्स एंड एसेंशियल कम्युनिटी सर्विसेज। ठीक है, और ये इन्फॉर्मेशन और देर की आपकी इवन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 11 सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज एंड 13 क्लाइमेट एक्शन, ये हाईलाइट करते हैं नीड फॉर द मल्टी डिसिप्लिनरी एंड कोलैबोरेटिव अप्रोच टू लिमिट द वनरेबिलिटी ऑफ सच कम्युनिटीज टू द फिजिकल सोशल इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज। ठीक है, लेकिन आप कोलैबोरेटिव अप्रोच का यूज करते हैं वनरेबिलिटी को लिमिट करने के लिए। और ये सारे जो फैक्टर है वो अफेक्ट करते हैं क्लाइमेट चेंज को। क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या चीज़ बढ़ रही है, क्या चीज़ घट रही है, ये इसमें शो कर रखी है। ग्लेशियर से इनका अमाउंट कम होता है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, क्योंकि टेम्परेचर राइज करेगा तो वो ड्यू टू मेल्टिंग, ग्लेशियर्स मेल्ट के होंगे, स्नो कवर भी घटता है टू मेल्टिंग। ठीक है, देन इंक्रीज एयर टेम्परेचर, सरफेस सरफेस के पास में जो एयर का टेम्परेचर है वो बढ़ता है, ह्यूमिडिटी भी बढ़ती है, टेम्परेचर अकर ओशन, सी सरफेस टेम्परेचर भी बढ़ता है, सी आइस वो कम हो जाती है क्योंकि वो फ्लोट करके ऐसे ड्यू टू टेम्परेचर राइस। ये जो सी पर राइस होती है जो अंटार्कटिका में, वो भी मेल्ट हो जाती है। ओशन हीट कंटेंट वो इंक्रीज करता है, हीट का कंटेंट है ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज इंक्रीज। ठीक है, टेम्परेचर ओवर लैंड इट इज ऑल्सो इंक्रीज ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 92। अब आइए 93 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 90 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अबाउट द फिजिकल रिहेबिलिटेशन। फिजिकल रिहेबिलिटेशन के बारे में पूछ रहा है आपको, तो इसमें क्या है, करेक्ट क्या है, रिहेबिलिटेशन यानी आप फिजिकली किसी को रिहेबिलिटेट कर रहे हो, वहाँ पर वापस एबिटेट उसको प्रोवाइड कर रहे हो, तो फिजिकल रिहेबिलिटेशन इसमें रिलोकेशन आ सकता है। किसी ए पॉइंट पर अगर कोई डिजास्टर आ गया है तो वहाँ पर प्रेजेंट जो कोई फैमिली होगी तो आपको उसको रिलोकेट करना होगा कहीं दूसरी जगह पर, तो इसका पार्ट है। देन फिजिकल रिहेबिलिटेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर का वापस फिजिकली रिहेबिलिटेशन करना, ये भी इसके अंदर आता है। ठीक है, आप वापस नया कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करोगे दूसरी जगह उन लोगों के रहने के लिए। देन रिहेबिलिटेशन ऑफ द वुमन एंड चाइल्ड, इन सबका ये भी सभी इंक्लूड होते हैं। ये होते हैं फिजिकल रिहेबिलिटेशन, जबकि ये जो मेंटली होते हैं वो साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन होते हैं। ये इसका फिजिकल का पार्ट नहीं है, तो ए बी सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ए बी सी थर्ड करेक्ट। ठीक है, फिजिकल रिहेबिलिटेशन प्लेज ए क्रूशियल रोल इन द डिजास्टर मैनेजमेंट पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द फेज ऑफ रिलीफ एंड रिकवरी। ठीक है, मैनेजमेंट उसको मैनेज करने के लिए आप फिजिकल रिहेबिलिटेशन का यूज कर सकते हो इन द फेज ऑफ रिलीफ एंड रिकवरी। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट की जो साइकिल है उसमें। क्वेश्चन नंबर 94 क्या बोल रहा है, 94 में मैच ऑफ द फॉलोइंग है। अब आपके ज़्यादातर क्वेश्चन है लास्ट के स्लाइड्स में, वो आपके मैच ऑफ द फॉलोइंग के हैं ज़्यादातर। ये आपको पूछा क्या है,
हज़ार्ड पूछा है कि कौन सा हज़ार्ड किस टाइप का होता है, काफ़ी इजी है, आप कर सकते हो आराम से। सबसे पहले आप करिए बायोलॉजिकल हज़ार्ड क्या है। बायोलॉजिकल हज़ार्ड से आपको पता होगा एंडेमिक्स पेंडेमिक्स जो भी होती है, डिजीज फैलनी होती है, वो सारी सारी आती है इसमें। एपिडेमिक होती है, वो सारी बायोलॉजिकल हज़ार्ड्स होती है, ठीक है। तो डी का हो गया 1, डी का हो गया 1, तो ऑप्शन 3 एंड 4 इज करेक्ट, ठीक है। अब इनमें से देखते हैं और कौन सा सही होगा। साइक्लोन, साइक्लोन आपके क्या है, एक मीटेरियोलॉजिकल हज़ार्ड, जबकि जियोलॉजिकल हज़ार्ड आपका लैंडस्लाइड है। ए का टू हो गया, ए का टू देखिए थर्ड और फोर्थ में ये ए का टू ही है। फिर आपके ड्रोट है और एक हो गया आपके साइक्लोन। तो साइक्लोन आता है आपके मीटेरियोलॉजिकल कंडीशन होती है उसकी वजह से, वहाँ पर मौसम कैसा है उसकी वजह से साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है। तो बी इज थर्ड एंड ये रहा सी इज फोर्थ। जो क्लाइमेटोलॉजिकल हज़ार्ड से हो गया आपका ड्रॉट, वहाँ की अगर क्लाइमेट अगर काफ़ी सालों से अगर वहाँ का क्लाइमेट ड्राई है तो उसकी वजह से सूखा पड़ जाएगा वहाँ पर। मानसून अगर सफिशिएंट अमाउंट में रेनफॉल नहीं हुआ तो वहाँ पर ड्रॉट आ जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। ई का 4, बी का 3, सी का 4 एंड डी का 1, ठीक है। पेंडेमिक और एपिडेमिक क्या होते हैं, ये अलग अलग टाइप के दो टर्म होते हैं, ठीक है। क्या सकते हैं, पेंडेमिक इज द वर्ल्ड वाइड सिचुएशन दैट इज द कनेक्शन टू ए disease or vital outbreak. A pandemic is the declared when a certain disease or virus, bacteria strain is spread through a large portion of the world, ठीक है। पेंडेमिक होता है ये पूरे वर्ल्ड वाइड फैल सकते हैं, ठीक है। जबकि एपिडेमिक क्या होता है, इसमें एक सीरियस केस ऑफ द वाइड स्प्रेड डिजीज इज फर्स्ट पेंडेमिक। एपिडेमिक पेंडेमिक बन सकता है, ठीक है, लेकिन एक पेंडेमिक भी एपिडेमिक बन सकता है अगर वो पहले पूरे वर्ल्ड में अगर उसका इम्पेक्ट शो हुआ है पेंडेमिक का, उसके बाद वो एक किसी एक पर्टिकुलर रीजन में जाकर वहाँ पर एक्यूमुलेट हो गया, अगर हाँ उसी रीजन के लोगों में वो केसेस देखे जाते हैं तो वो कन्वर्टेड इनटू द एपिडेमिक्स। और जबकि एक छोटा एपिडेमिक होता है वो भी वर्ल्ड वाइड रीजन में इन्फेक्टेड या स्प्रेड होकर वो एक पेंडेमिक का रूप ले सकता है, ठीक है। तो याद रखना आप इसमें पेंडेमिक हिस्ट्री में एड्स है, एड्स था पहले पेंडेमिक में, प्लेग ऑल्सो इन द 14th सेंचुरी, स्पेनिश फ्लू, ये सारे सारे एपिडेमिक के पार्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 क्या पूछा है आपको, फिर से मैं 14 फुलेंगे। इसमें पूछा है कौन सी फ्लड कब आई थी, कौन सी फ्लड कब आई थी, ये पूछा है आपको सीधा सीधा। इसमें आपको याद होना चाहिए कि जो चेन्नई फ्लड है वो आपकी आई थी 2015 में, और जो केदारनाथ वाला जो इंसिडेंट हुआ था केदारनाथ वाला वो आपके हुआ था 2018 में, लेटेस्ट है, याद रखना। 2018 में हुआ था उत्तराखंड वाला। तो सी का टू ये रहा, सी का टू एक में ही दे रखा है। आप केदारनाथ का अगर आपको पता होता तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर देते, इससे आपका आंसर पकड़ में आ जाता। क्वेश्चन आंसर नंबर 4 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। 95 का ए थर्ड है, चेन्नई हो गया आपका 2015 में, ठीक है। 2014 में क्या हुआ था, 2014 में आपका हुआ था मुंबई में फ्लड आई थी, जब बीजेपी गवर्नमेंट पावर में आई थी तब आई था आपके मुंबई में फ्लड, ठीक है। उसके एक साल बाद आया था चेन्नई में फ्लड, फिर आया था आपके 2018 में उत्तराखंड में फ्लड है, जबकि कश्मीर में जो फ्लड आया था वो आपके 2000, ठीक है। मुंबई में फ्लड बी का 4th है, सॉरी। मुंबई वाली फ्लड है वो आपके 2005 में आई थी, जबकि कश्मीर में जो फ्लड है वो 2014 में थी जब, ठीक है। कश्मीर में जो फ्लड आई थी वो 2014 में, 2015 में आपके चेन्नई फ्लड, फिर उत्तराखंड फ्लड है 2018, फिर है कश्मीर फ्लड, और बम्बई फ्लड है जो 2005 में आई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। फिर से मैं 14 फुलेंगे। ये पूछा आपको कन्वेंशन जो अलग अलग टाइप के होते हैं थे वो किससे उनसे रिलेटेड जो भी इशू था क्या क्या था। सबसे पहले आप कर दो सेंडाई फ्रेमवर्क, आपको पता है इसमें डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ठीक है, DRR। तो डी का थर्ड हो गया, डी का थर्ड हो गया, तो ऑप्शन थर्ड और फोर्थ में से होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर आपका पेरिस एग्रीमेंट जो मैंने ऊपर आपको पढ़ाया था पिछले वीडियो में, आप जाके देखना उसको, वो था आपके क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। तो B1 हो गया, B1 भी यहाँ पर दे रखा है। फिर आपके था सैनिटरी रेगुलेशन और टेम्परी कन्वेंशन और सैनिटरी रेगुलेशन। तो इसमें जो सैनिटरी
कन्वेंशन था वो था आपके, पहले तो ये टेम्परेरी कन्वेंशन था वो था थ्रू द टेलीकम्युनिकेशन, जबकि सैनिटरी रेगुलेशन से वो पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स उसका मेन इशू था, जिसमें सैनिटरी या फिर पब्लिक हेल्थ वहाँ पर सैनिटेशन का रोल आ जाता है, जो स्वच्छता होती है, ठीक है, आप कितना क्लीन हो, हाइजीन, प्रॉपर मेंटेनेंस, उसके अंडर बात की गई थी रेगुलेशंस के अंडर। जबकि टेम्परेरी कन्वेंशन है वो आपके टेलीकम्युनिकेशन रिलेटेड है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया आपका, ए का फोर्थ। तो ऑप्शन नंबर 30 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। सी का 2 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 96, बस पेपर खत्म होने वाला है, ठीक है। ये देखिए आप, इसमें टेम्पर कन्वेंशन इज द सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल treaty that focus on the provision and utilization of the telecommunication resources for disaster mitigation and relief operation। टेलीकम्युनिकेशन रिसोर्सेज हैं उनका डिजास्टर मिटिगेशन और रिलीफ ऑपरेशंस में यूज करना, ठीक है। इस बात पर जोर दिया गया था किसमें, टेम्पर कन्वेंशन हुआ था उसमें। और जबकि एसपीएस मेजर्स क्या होता है, एक सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी मेजर्स होते हैं, रिफर टू द रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड्स implemented by the countries of the protected or to protect the human, animal and plant life to health from the risk arising due to the pest and diseases. These measures are established by the World Trade Organization WTO under the agreement on the application of the sanitary and phytosanitary measures। एसपीएस एग्रीमेंट वगैरह आपको पूछ सकते हैं, एसपीएस एग्रीमेंट किसके रिगार्डिंग था, अगर नए क्वेश्चन बन सके तो ये इसका रोल आ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 क्या बोल रहा है, 97 में से फिर से मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है। ये आपके क्वेश्चन है यार, रिमोट सेंसिंग क्वेश्चन, ठीक है। रिमोट सेंसिंग एंड जेएस, ठीक है, इनका यूज आपके डिजास्टर मैनेजमेंट में कैसे होता है, क्या क्या काम होता है इन सब का, वो इसमें पूछ रहा है मैच ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहले आप जीएस याद रखना, जियोग्राफी के इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इसका यूज होता है मैपिंग करने में। फ्लड जो हज़ार्ड जोन होता है उसको मैप करने के लिए आप जीएस का यूज करते हैं, रिमोट सेंसिंग का, ठीक है। फिर जो थर्मल टेक्नोलॉजी होती है उसका यूज करते हैं वाइल्ड फायर्स को डिटेक्ट करने के लिए। कहीं भी अगर फॉरेस्ट रीजन है वहाँ पर आग लगी है, वाइल्ड फायर्स लगी है, तो फिर वहाँ पर थर्मल जो रडार्स होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं वाइल्ड फायर्स को। फिर आप क्या हो गया, मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजनरी, इसका यूज करते हैं कोस्टल इरोजन में। अगर वहाँ पर कोई भी कोस्ट है वो इरोड हो रही है बाय द टाइम, ठीक है, तो उसमें मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजरी का यूज करते हैं। जबकि लीडर है वो लाइट एंड डिटेक्शन रैगिंग रडार है, वो आपके टोपोग्राफी, टोपोग्राफी इसमें लीडर का पार्ट होती है, ठीक है। इसका थोड़ा डेप्थ में देख लीजिए आप। अगर कोई फ्लड ससेप्टेबल मैपिंग इज क्रूशियल फॉर द अंडरस्टैंडिंग फ्लड रिस्क जोन एंड प्लानिंग इफेक्टिवली मिटिगेशन स्ट्रेटजी, वन अप्रोच टू अचीव दिस इंटीग्रेटिंग जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, इसके थ्रू कर सकते हैं विद द डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स। Wildfire detection is crucial for the early intervention and effective firefighting, and various thermal technologies यूज करते हैं are employed to the detect and monitor wildfires, ठीक है। जबकि coastal erosion is the critical issue affecting the coastline worldwide। coastal erosion है उसका critical issue क्या होता है, ये अफेक्ट करता है कोस्टलाइन को वर्ल्ड वाइडली, ठीक है। तो डिटेक्टिंग इसको मॉनिटर कैसे कर सकते हैं, कोस्टल इज एसेंशियल फॉर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, resource management and the sustainable development। Here are some approaches for the coastal erosion detection using the multispectral imagery। मल्टीस्पेक्ट्रल इमेजरी का यूज करके कोस्टल इरोजन को ओवर द टाइम मॉनिटर करते हैं। पहले कोस्ट में कितना इरोजन हुआ था, बाद में कितना हुआ, तो वो टाइम टू टाइम अपन डाटा से कलेक्ट करते रहते हैं, तो उससे आराम से आप पता लगा सकते हो, ठीक है। और भी कौन कौन से अप्रोच है, जैसे सैटेलाइट इमेजनरी एनालिसिस है, ऐसा ही है, इसमें आता है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ द मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजेस विद द अदर डाटा, ठीक है, मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजेस का जो डाटा था उसको इंटीग्रेट करना दूसरी टेक्निक्स के साथ, बाद में रिजल्ट्स डायरेक्ट करना। फिर स्ट्रक्चर फ्रॉम द मोशन, एसएफएम फोटोग्रामेट्री और टेक्निक है उसका यूज किया जाता है। फिर इंस्टेंटेनियस शोर लाइन डिटेक्शन, हाथों हाथ आप
शोर लाइन को डिटेक्ट किए, वो इसके अंदर आता है कोस्टल जोन जो डिटेक्शन है उस टेक्निक्स के अंदर। फिर दीज मेथड्स कंबाइंड विद द एडवांस टेक्नोलॉजी लाइक ए लीडार। ये चारों मेथड है, इनको अगर एडवांस टेक्नोलॉजीज लाइक लीडार है जो लाइट डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग सिस्टम है, और सिंथेटिक अपर्चर रडार सार है, ये कंट्रीब्यूट टू इफेक्टिव कोस्टल इरोजन डिटेक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, ये होता है। तो टेक्नोलॉजी को आपस में कमेंड करके हम डिटेक्शन और मैनेजमेंट में हेल्प ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लीडार एंड सार टेक्नोलॉजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपका लैंडस्लाइड के रिगार्डिंग। इसमें वापस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा है कि ये कब कब हुआ था। ये ऐसा क्वेश्चन है जो फैक्चुअल है, अगर आपको पता होगा तो आप कर दोगे, अगर आपको एक भी पता होगा तो आप इजीली कर पाओगे। और इसमें क्योंकि इतना टफ ऑप्शन नहीं दे रहा है ये, दिख रहा हूँ मैं एंटी। तो इसमें क्या है, इसका आंसर है आपके पहले केदारनाथ लैंडस्लाइड हुई थी, ओके 2013 में हुई थी। ठीक है, 2013-14 के आसपास थी आपके केदारनाथ लैंडस्लाइड। उसके बाद में जो भी गुवाहाटी लैंडस्लाइड हुई थी वो हुई थी आपके 1948 में, द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, मॉडर्न इंडिया के टाइम 1948। ठीक है, फिर C2 दार्जिलिंग लैंडस्लाइड हुई थी आपके 1968, जबकि मालपा हुई थी आपके 1998। ये हो गए इसके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसमें क्या है, एक तो केदारनाथ लैंडस्लाइड ये हुई थी आपके 2013 में। ठीक है, उसके बाद में सबसे पहले कौन सी हुई थी 1948 में। 1948 में थी आपकी गुवाहाटी 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 लैंडस्लाइड। फिर आपका 1968 में हुई थी आपकी दार्जिलिंग। उसके बाद में हुई थी आपके मालपा मालपा हुई थी आपके 1998। तो याद रखना आप एग्जाम के लिए। ये अलग अलग टाइप के जो लैंडस्लाइड्स है वो कब कब होते हैं उसके बारे में मैं अलग से, और जो भी मेरे को अगर ऐसे डिटेल मिलेगी तो वो मैं ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 क्या है, अलग अलग टाइप के डिजास्टर है वो पूछा है, किस टाइप के किस कैटेगरी में लाइक करते हैं। तो कोविड-19 आपको पता है बायोलॉजिकल डिजास्टर था एक, तो आपका हो गया सी का 1, ऑप्शन सी थर्ड एंड फोर्थ में से क्यों होगा। फिर आपका केमिकल डिजास्टर है, जो न्यूक्लियर डिजास्टर है वो था आपका चार्नोबिल, तो इसका हो गया 4। तो ये हो गया आंसर इसका करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चार्नोबिल, ओके। ठीक है, एक का फोर्थ होगा ना, एक का फोर्थ होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी, एक का फोर्थ होगा। तो मैंने सोचा कि डी का फोर्थ होगा, नहीं। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर, ए का फोर्थ हो गया आपका न्यूक्लियर डिजास्टर चार्नोबिल। फिर बी का 2 केमिकल डिजास्टर है, वो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, वो केमिकल डिजास्टर था ड्यू टू द गैस लीक। ठीक है, इंडस्ट्रियल डिजास्टर है, कसावा डिजास्टर था, ये इंडस्ट्री की वजह से। और ये भोपाल कोविड-19 एंड चार्नोबिल डिजास्टर, ये अलग अलग टाइप के डिजास्टर। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर, देखना आप। फिर ये आज इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका वापस से फिर से रिमोट सेंसिंग और जेएस का जो पोर्शन है जो यूज होता है डिजास्टर मैनेजमेंट में और अलग अलग स्ट्रेटजी में, उसके बारे में वापस पूछा है, ये टेक्निक है और इनका काम क्या क्या है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले लीडा टेक्नोलॉजी जो अपन ने ऊपर पढ़ी थी, इसमें पूछा है लीडा टेक्नोलॉजी किसमें यूज होती है, तो ये होती है आपकी ग्राउंड का डिफॉर्मेशन। ठीक है, वो ग्राउंड को मॉनिटर कर पाती है आराम से इजीली लीडा टेक्नोलॉजी। हम्म रुको रुको रुको, इनका फोर्थ ना ना ना, ये गलत है। लीडा टेक्नोलॉजी का यूज होता है फॉरेस्ट एरियाज में। फॉरेस्ट एरियाज में आप एलिवेशंस कैसे निकालते हो, वो आता है इसमें लीडर टेक्नोलॉजी में, फॉरेस्ट एरिया में। फिर आपका जो इंसार है टेक्नोलॉजी, वो आपके ग्राउंड इंफॉर्मेशन इंसार की हेल्प से करते हैं। इंडियन सैटेलाइट सिस्टम है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। फिर जो SRTM है, SRTM का यूज करते हैं टोपोग्राफी को डिटेक्ट करने के लिए, और इनसेट का यूज करते हैं आपके साइक्लोन का डिटेक्ट करने के लिए, क्योंकि इनसेट आपका इंडियन सैटेलाइट है तो उसमें जो भी मटीरियोलॉजिकल जो भी चेंजेस आएंगे इंडिया की कोस्ट के आसपास, इंडिया का वेदर कैसा चेंज हो रहा है, तो वो उससे मॉनिटर कर सकते हैं आप इनसेट सैटेलाइट से।
तो इसमें क्या है, तो इंटरफेरोमेट्रिक सिंथेटिक अपर्चर रडार इंसार है, is a technique that combines multiple radar system of a range on Earth's surface to measure changes in the elevation across the area through time. And these radar images are known as the SAR image. ठीक है, अलग अलग इमेज है, इनको SAR इमेज जाना जाता है। और ये किसे डिटेक्ट करता है, अर्थ सरफेस को मेजर करता है द चेंज इन द एलिवेशन अक्रॉस द एरिया, एक साथ कैसा एलिवेशन में चेंज हो रहा है थ्रू आउट द टाइम, वो इसके थ्रू डिटेक्ट किया जा सकता है इंसा टेक्नोलॉजी के थ्रू। ठीक है, अब SRTM DEM स्टैंड फॉर द शटल रडार टोपोग्राफिक मिशन। ठीक है, शटल रडार टोपोग्राफिक मिशन डिजिटल एलिवेशन, इसका फुल फॉर्म हो गया एक्रोनिम SRTM DEM का। ठीक है, मॉडल, it is the digital elevation model obtained in the near global scale from the 56 degree south to 60 degree north। ठीक है, इसमें एक रेंज दे रखी है आपके इतने से इतने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड तक है, हम वो ग्लोबल स्केल पर एलिवेशन चेक करते हैं। SRTM DEM जो डाटा इज ए वाइडली यूटिलाइज प्रोडक्ट एज द जियोलॉजिकल क्लाइमेटिक एंड ओशनिक इकोलॉजिकल एप्लीकेशंस में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इनसेट स्टैंड फॉर द इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, जो भारत का सैटेलाइट सिस्टम है वो सेट है। ठीक है, विच इज द सीरीज ऑफ द मल्टीपर्पज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च बाय द इसरो एंड द टेलीकम्युनिकेशन हुआ, ब्रॉडकास्टिंग हुआ, मीटीरियोलॉजिकल जैसे मैंने बताया था, साइक्लोन्स किसी वेदर पैटर्न हो रहे हैं कहाँ पर, अगर कहीं पर फ्लड आने का चांस है तो वो सारा सारा इनसेट के थ्रू पता चल जाता है, इन सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। द फर्स्ट इनसेट वाज लॉन्च्ड इन द 1988 and the program expanded in to included geosynchronous satellite called GSAT। ठीक है, INSAT is the largest domestic communication system in the Indo-Pacific region। Pacific region में लार्जेस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम है कौन सा, INSAT, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। तो आपका ये क्वेश्चन पेपर था, कौन सा था, जो आपके 6 जून को डिजास्टर मैनेजमेंट का हुआ था, कॉमन क्वेश्चन पेपर 09, आई थिंक 09 इसका कोड। ठीक है, ये एक पेपर खत्म हो चुका है। अब मैं जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट का जो पिछले साल पेपर हुआ था 2022, इससे पिछले बार 2022 वाला, वो सोल्व कराना चालू कर दूंगा। और मैं पहले बता देता हूँ टेस्ट सीरीज के बारे में। टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग मैंने पोल डाला है, अभी पोल पुट किया है, जो हमारा टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप है ऑफ द डिजास्टर स्टडीज एंड एनवायरमेंटल साइंस, उसमें पोल डाला है। जिस प्रकार से अगर बच्चों का अलग रिस्पॉन्स हुआ, वो चाहते हैं अगर टेस्ट सीरीज लेना, तो मैं उसी हिसाब से टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना, आप केवल पढ़ो। और यही वीडियो है, इनको बारी बारी रिवाइज करो, जो कंटेंट दे रहा हूँ उसको पढ़ो, उसी को बारी बारी पढ़ो, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, छीनवाना है तो थोड़ा सा घिसना तो पड़ेगा। ठीक है, और CUT PG जो JNU चैनल है हमारा, उसको आप अपने क्लिकमेट्स जो भी फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन तक पहुँचाइए, उनको बताइए टेस्ट सीरीज भी प्लान कर रहे हैं, तो उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जानी चाहिए। ये आपका काम है शायद, मेरा काम है पढ़ाना, और बाकी जो भी होगा वो आप देख लेना। ठीक है, तो टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।